दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आप जो है उम्मीद कर सकते हो और आया भी है और दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। टॉपिक ज़्यादा लंबा है इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में लेकर आए हैं। आज ये पहला पार्ट रहेगा, दो देखेंगे। आप देखोगे यहाँ पर गवर्नर जनरल को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर पहली बार आए हो आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो भाई, दो पार्ट्स में हम इस क्लास को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट नंबर 1 जिसमें हम लोग गवर्नर जनरल डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम लोग वायसराय डिस्कस करेंगे और देखेंगे दोनों में अंतर क्या है और कहां से, यानी किस ईयर से या ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में चेंज कर दिया गया। हालांकि ये वेल नोन फैक्ट है कि वर्ष 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से गवर्नर जनरल को, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय का पदवी दी गई थी। और भारत का जो कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का जो शासन व्यवस्था थी वो रानी विक्टोरिया को दे दी गई थी। यानी कि 1857 से हम लोग वहां तक डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर 1773 से। अब 1773 से क्यों स्टार्ट करना है भाई, आप देखोगे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1774 में 64 में होता है बक्सर का युद्ध। कुल मिलाकर अंग्रेजों को एक कह सकते हैं पूरा भारत खुला मिल चुका था। अब पूरी भारत की जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों के हाथ में थी। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के द्वारा रूल्स को बनाने के लिए या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी अपनी मनमानी ना करे इसके लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा फिर कानून बनाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में होता है वहां पर भारत के लिए एक ऐसे पद की नियुक्ति की जाती है जो भारत में रहकर सर्वोच्च होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च तो ब्रिटिश की महारानी ही यानी ब्रिटिश संसद ही हुआ करती थी, लेकिन भारत में भी एक सर्वोच्च पद हुआ करता था और वो पद था पहले बंगाल का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, देखेंगे स्टार्टिंग होती है आपकी बंगाल के गवर्नर से और विलियम बेंटिंग आपको पता होगा, फिर बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के। इस तरीके से जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या वायसराय है ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स की तरफ से सर्वोच्च पद माना जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो कि आपके किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई, इंपॉर्टेंस क्या था, क्या क्या सुधार किए, क्या क्या कैसी कैसी जो है उन्होंने पॉलिसीज को लागू किया, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में से। देखो भाई, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है इनका सबसे पहले आप लोग कार्यकाल ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो कार्यकाल था इनका 1773 से 1785 तक। 1773 में आप सभी को पता होगा सबसे पहली बार आता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, कंपनी अपनी मनमानी तरीके से चल रही थी। 1774 के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद से आप देखोगे कंपनी ने अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दिया था और उसी मनमानी को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान। और यहां पर आप देखोगे भाई कौन कौन से ऐसे कार्य थे। सबसे पहला तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, चलिए कंपनी के कार्यों को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय, यानी देखेंगे आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। कब भैया, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना होती है और सर एलिजा इम्पे पहले बंगाल के चीफ जस्टिस बनते हैं। बंगाल ये आपके हाई सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखना, बंगाल सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना होती है और पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया जाता है। कब, 1784 में। बहुत बार ये सवाल पूछ लिया गया है, एग्जैक्ट डेट ही पूछ लेता है कि भैया पिट्स इंडिया एक्ट किस ईयर में लाया गया था। तो ध्यान रखना ये रहेगा आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और ये थे वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इसमें ये था भाई कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 का, उसमें कुछ कमियां और खामियां रह गई थी। उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए ही लाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखेंगे 1784 में। इसके बाद ये हुआ
शाह आलम सेकंड की पेंशन बंद कर दी जाती है। जो मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड, उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे बंगाल में दोहरी व्यवस्था यानी कि डुअल सिस्टम जो था आपका, वो यहाँ पर बंगाल में लागू हो जाता है। अब ये वाला कौन सा डुअल सिस्टम है? ये वो वाला डुअल सिस्टम है कि भाई जो है रेवेन्यू कोई अलग इकट्ठा करेगा और प्रशासनिक व्यवस्था कोई अलग संभालेगा। तो इस तरीके से डुअल सिस्टम था उनका, ठीक है। इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, यानी हटा बंद कर दिया जाता है। और ये डुअल सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। अब बात करेंगे हम, राजकोष को मुर्शिदाबाद से लेकर कलकत्ता में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि अंग्रेजों का भी एक राजकोष हुआ करता था, तो उसको पहले मुर्शिदाबाद था, अब उसको यहाँ पर कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? सबसे पहले प्रश्न बनेगा आपसे, भैया रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? पहली चीज, किसके शासनकाल में लाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में। क्या काम था इसका? कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष गठित हुआ था? 1774 में। 1773 के एक्ट के तहत लाया गया था। और देखोगे आप पहले जो है इसके सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? तो ध्यान रखेंगे इसके एलिजा इम्पे इसके जज बनते हैं, एलिजा इम्पे, ठीक है, पहले होते हैं। उसके बाद यहां से कोई जो है सवाल नहीं बनेगा, बना तो यहां से इस तरीके से बन सकता है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त की गई थी। और किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है। किस वर्ष भैया? 1780 में। और बहुत बार ये पूछ लिया गया है कि बंगाल गजट के जो संपादक थे कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट के पहले संपादक माने जाते हैं, ठीक है, यही थे। 1780 में ये प्रकाशित होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहला एंग्लो मराठा युद्ध होता है भैया कब? 1775 से 82 के मध्य। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध भी होता है, कब होता है भैया? यहाँ पर 1773 से 74 के बीच में। और इस युद्ध के दौरान आपके क्या नाम था उनका? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद उनका पुत्र जो है टीपू सुल्तान आता है मैदान में, फिर लड़ता है एंग्लो मैसूर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध 1792 और 98 वाला, ठीक है। 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना ये प्रश्न यहां से इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये वाला भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का ही अभी और भी चल रहा है, यानी अच्छे खासे काम किए हैं इन्होंने। तो यहाँ देखोगे एक कलेक्टर का जो पद होता है, ये आज का जो कलेक्टर है उससे आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए था ये पद। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू कलेक्टर होता है। देखो कलेक्टर के पास ना दो तीन तरह की पावर होती है, दो तरह की होती है, एक प्रशासनिक पावर होती है, जुडिशरी पावर भी होती है। लेकिन उस समय ये था कौन सा? रेवेन्यू कलेक्ट करता था ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो यही पद था कलेक्टर का, उस समय इसने गठित किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग पहले ऐसे गवर्नर थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। देखो भैया, ये जो महाभियोग का मुकदमा है, इन पर भारत में नहीं चला था, ये गए थे कहां? ब्रिटेन में, वहीं पर चला था इन पर मुकदमा। ध्यान रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। भारत में इनके कार्यों की जो समीक्षा करने के लिए कुछ सवाल जवाब उठाए गए थे, तो वही चीजों पर जो है इन्होंने इनके लिए मुकदमा चलाया गया था। अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं, दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये जो महाभियोग शब्द है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल कौन सा है जिसमें इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का जो है उल्लेख मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, महाभियोग मैं लिख देता हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, आर्टिकल बताना है केवल आपको। पहली चीज महाभियोग, चलिए ये आपका रहेगा आर्टिकल। और क्या ऐसे कोई राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग जो है चलाया गया है? तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइए। दूसरा सवाल ये रहेगा, देखो भाई दस्तक प्रणाली जो है उसका उन्मूलन किया गया था। उन्मूलन का मतलब एबॉलिश किया गया दस्तक प्रणाली। अब ये दस्तक प्रणाली क्या थी? देखो भाई, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को कुछ जो है फैसिलिटीज दे रखी थी कि वो अपना ट्रेड कर सके। अब वही था, ट्रेड करने के लिए वो ब्रिटिश कंपनी को जो है फैसिलिटी दे रखी थी, लेकिन उसका जो फायदा था वो उसके जो कर्मचारी थे वो भी उठा रहे थे, मैंने निजी तौर पर भी उसका फायदा उठाया जा रहा था। यहाँ पर दस्तक का, दस्तक एक टाइप से ना परमिशन होती थी कि भाई जो भी हमारी टेरिटरी से होकर गुजरेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, इतना टैक्स, जितना भी उन्होंने डिसाइड कर रखा था। तो उसका फायदा ब्रिटिशर्स जो है, प्राइवेट जो ऑफिसर्स थे वो भी उठा रहे थे। तो इसको बंद कर दिया गया कब भैया? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसी के समय पर। ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बार परीक्षा में बन गया है कि भैया भागवत गीता का अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था?
चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था और किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग ही वह शासक या कह सकते हैं गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, जिसके शासनकाल में या कह सकते हैं जिसके कार्यकाल में भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम यहाँ पर अर्ल कॉर्नवालिस के बारे में। देखो भाई, कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो था 1786 से 1793। ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से, ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक। देखो भाई, मेरी राइटिंग थोड़ी सी सुंदर ज्यादा है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सिविल सेवा का जनक, ठीक है, इसी को माना जाता है और यही कॉर्नवालिस है। बिहार और बंगाल में इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली लागू की थी 1793 में। कब? 1793 में। कब की थी भैया? 1793। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज लड़ रहे थे, 1790 से लेकर 92 में होता है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया जाता है, भारत में सिविल सेवा का लागू किया, यानी सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की, कह सकते हैं संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से, ठीक है। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। कब? संस्कृत जो है विद्यालय, और ये आपका रहेगा बनारस में। इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सूर्यास्त का नियम जो था, इसी ने लागू किया था। अब कुछ बच्चों को या कुछ हमारे जो साथी हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि भैया जो सनसेट थ्योरी थी वो किसके द्वारा लागू की गई। तो ध्यान रखना, ये कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू की गई थी। और सनसेट थ्योरी का मतलब होता है ऐसे जमींदार जिनके पास जमीन है और वो टाइम पर लगान देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि भाई इस डेट तक आप जो है हमें लगान देंगे। अगर आपने सूर्यास्त होने से पहले लगान दे दिया तो जमीन आपकी रहेगी, और अगर आपने जो है लगान नहीं दिया उस डेट जो निश्चित की गई है उसके सूर्यास्त होने से पहले, तो आपकी जमीन को फिर नीलाम कर दिया जाएगा। यही था आपका सूर्यास्त का नियम। यानी कि अंग्रेजों ने लगान वसूल करने के लिए यह नियम लागू किया था, यानी फिक्स डेट दे दी जाती थी किसान को कि भैया आपको जो है इस डेट तक आप जो है आप अपना लगान वसूल दे देंगे, जमा कर देंगे। नहीं करेंगे तो सूर्यास्त होते ही आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जॉन शोर के बारे में बात करेंगे। जॉन शोर देखेंगे आप लोग 1793 से लेकर 98 तक रहा था ये बंदा, और इसने अहस्तक्षेप, जिसको बोलते हैं भाई नॉन इंटरवेंशन की नीति अपनाई थी। यानी कि आप देखोगे अहस्तक्षेप का मतलब है कि हम जो भारतीयों के जो पर्सनल चीजें हैं, खासकर रिलीजन से रिलेटेड है, धार्मिक मुद्दे हैं, उनको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, अहस्तक्षेप रहेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो शासन था अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है 1793 के एक्ट के द्वारा। निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध होता है। हालांकि ये पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खरदा का युद्ध 1795 में हुआ। डेट याद रखेंगे, किस किस के मध्य हुआ? निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। और किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ध्यान रखना, जॉन शोर के कार्यकाल में होता है। यही है आपका जॉन शोर। शांत बैठा है लेकिन नाम शोर है इसका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मार्किस वेलेस्ली। देखो भैया, वेलेस्ली का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कुछ ऐसे कह सकते हैं गवर्नर जनरल रहे हैं जिनका नाम आपने बहुत बहुत बार सुना होगा, जैसे आपके डलहौजी हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, ये वेलेस्ली हो गए, है ना, और भी बहुत सारे हैं, कर्जन हो गए, लॉर्ड कर्जन वगैरह, ये सब के नाम आपने बहुत सुने होंगे। अब इसके शासन, इसके जो कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, कार्यकाल देख लीजिए। 1798 से लेकर 1805 तक ये रहता है, ठीक है। इसके ही शासनकाल में आप देखोगे सहायक गठबंधन का परिचय हुआ था, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस का यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया था इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत होता ये था कि भैया जो देसी राजे रजवाड़े होते थे या भारत के जो देसी रियासतें होती थी उनके साथ ये लोग एक अलायंस कह सकते हैं, ट्रीटी कर लेते थे इसके माध्यम से, सब्सिडी अलायंस के माध्यम से, कि हम जो है आपके राज्य क्षेत्र की रक्षा करेंगे और उसके बदले में आपको हमें पे करना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते थे। तो यहाँ पर सहायक गठबंधन का जो परिचय था ये 1798 में ये वेलेस्ली के समय में ही लाया गया था, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध यहाँ पर हुआ था आपका 1799 में, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान की जो है हत्या, या कह सकते हैं टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। 1802 में होती है बेसिन की संधि, इंपॉर्टेंट रहेगा। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है फिर 1803 से 1805। यहां से हर लाइन में प्रश्न है, आप ध्यान रखना, यहां की हर लाइन में आपको प्रश्न मिल जाएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 में।
कलकत्ता राजभवन की स्थापना 1803 में होती है। और सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब है जो समाचार देसी समाचार पत्र थे उन पर सेंसरशिप एक्ट लाया गया था 1799 में, और इसी के वेलेस्ली के शासनकाल में लाया जाता है। अब बात करें हम लॉर्ड मिंटो के बारे में। मिंटो के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, इसमें अमृतसर की संधि में यह था कि सिंध के जो है पश्चिम वाला जो एरिया है, आज का जो कह सकते हैं सिंध नदी जो आ रही है आपकी, उसके पश्चिम वाला एरिया यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन जो है वो पहले रणजीत सिंह के कंट्रोल में था, अब वो क्या कह सकते हैं अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है इस ट्रीटी के माध्यम से। तो ध्यान रखना। अब मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं आपसे कि जो कह सकते हैं सिख में आप देखोगे जो सिंध प्रांत था उसके अंतिम शासक कौन थे, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये सवाल पूछ भी लिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चार्टर एक्ट 1813 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ से। 1813 का चार्टर एक्ट सबसे पहले तो यही पूछ लेगा किसके कार्यकाल में लाया गया था, तो ध्यान रखना लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ये लाया जाता है। और इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही रहेगी भैया कौन सी वाली, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए इसमें 1 लाख रुपए की कह सकते हैं व्यवस्था की गई थी। ठीक है, भारतीयों की शिक्षा के लिए, चलिए मैं लिख देता हूं, भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और ये रुपए प्रति वर्ष की बात हो रही है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्होंने ये वर्ष जो है अगले 10 वर्षों तक कोई व्यवस्था नहीं की थी। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर इन्होंने, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था, व्यापारिक एकाधिकार, ये सवाल आपसे बन गया है कई बार परीक्षा में। एकाधिकार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखना यहां पर चीन के साथ व्यापार प्लस भारत में चाय के साथ व्यापार, भारत में चाय के व्यापार पर, चाय के व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। ठीक है, अभी भी ये रहेगा। और ये वाला भी अधिकार आपको 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है उसमें कैंसिल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इसमें कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार जो है अभी भी उस पर एकाधिकार बना हुआ था कंपनी का। और यहां पर फिर अगले कंपनी का जो शासन व्यवस्था थी उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर हेस्टिंग्स के बारे में। ध्यान रखना वो वॉरेन हेस्टिंग्स था जिसकी हमने स्टार्टिंग में जो है बात की थी, ये रहेगा आपका मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स रहेगा। यहां पर 1813 से लेकर 1823 यानी पूरे 10 वर्ष तक शासन कह सकते हैं कार्यकाल रहता है इसका। इसने अहस्तक्षेप की नीति का समाप्त कर दिया था, यानी कि हम लोग अहस्तक्षेप नीति को जो है अब आपके जो है कह सकते हैं धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा इसने कहा था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है 1816 से 1818 तक। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, डेट पूछ लेगा आपसे, किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी पूछ लेगा आपसे। हम बात करेंगे आप फिर आगे, पेशवा शाही का उन्मूलन कर दिया जाता है। देखो भैया मराठों में जो पेशवा होते हैं, एक कह सकते हैं एक टाइप का जो प्रधानमंत्री का पद होता है वही मराठों में पेशवा का पद माना जाता है, और इस पेशवाई का जो पद था इसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो सवाल आपसे बन सकता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में या किस गवर्नर जनरल के द्वारा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यहां से, ध्यान रखना ये रहेगा आपका हेस्टिंग्स। ठीक है, ये रहेगा आपका मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स रहेगा। एंग्लो नेपाली युद्ध होता है, ये रहेगा आपका 1814 से 16 के मध्य, और इसके माध्यम से होती है 1816 में सुगोली की संधि होती है। और ये वही संधि थी जिसका विवाद आज से 3-4 साल पहले नेपाल में चला था। काली नदी के आसपास का जो एरिया था, पिथौरागढ़ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये जो है कह सकते हैं विवाद चला था। भारतीय सेना और नेपाली सेना अपने सामने खड़ी थी, बट अब वो विवाद सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1818 में मुंबई प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है, और 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हो जाती है। देखो भैया जमींदारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें 3-4 व्यवस्थाएं ऐसी फेमस थी। एक तो आपकी स्थायी बंदोबस्त होगी, महलवाड़ी होगी और रैयतवाड़ी व्यवस्था।
ये तीनों व्यवस्था बहुत ज्यादा फेमस थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, याद रखिए आप लोग, इसका मतलब होता है इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान और जो है सरकार दोनों का कांटेक्ट आमने सामने हो जाता है, यानी कि फेस टू फेस रहते हैं। यानी कि जो किसान है लगान किसको देंगे, डायरेक्ट किसान को देंगे, बिचौलियों को नहीं देंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी। उसमें यह था कि जो मिडिलमैन होता है, यानी कि जो जमींदार होता है, पहले वो टैक्स कलेक्ट करेगा किसान से, फिर वो देगा किसको, सरकार को देगा। लेकिन यहां पर मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं थी, मिडिलमैन को बीच में से बिल्कुल हटा दिया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और किसान दोनों आमने सामने थे, यानी जो है जो कह सकते हैं किसान जो है डायरेक्ट टैक्स देता था जो है सरकार को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तरी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था की स्थापना हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। तो सवाल बन सकता है आपसे कि भैया महलवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ध्यान रखना हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी के शासनकाल में होती है। ध्यान रखना, इसी के शासनकाल में होती है 1817 में। ये वो शासनकाल रहा इनका जब राजा राम मोहन राय जो थे वो अपने कह सकते हैं अपने समाज सुधारों में लगे हुए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पिंडारी युद्ध यहाँ पर खत्म कर दिया था। आपने जो मूवी देखी होगी वीर नाम से, सलमान खान की, उसमें दिखाया गया है किस तरीके से पिंडारी जो है उनको जो है समाप्त कर दिया जाता है। वो यही युद्ध था, हिस्ट्री का जो यही युद्ध था आपका पिंडारी युद्ध 1817 से लेकर 1818 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1822 में बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित कर दिया जाता है। बंगाल टेनेंसी एक्ट बेसिकली पूछ लिया जाता है और यहाँ से ईयर ही पूछ सकता है वैसे। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया जाता है 1823 में। यानी कि अब आप देख लीजिए 1813 में जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 1 लाख रुपए देने के लिए, 10 वर्षों तक दिए ही नहीं गए थे, वही चीज थी यहाँ पर कि सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन इसीलिए किया गया था कि अब सरकार जो है 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का काम करेगी। तो वो किस तरीके से करेगी, किन को शिक्षा दी जाएगी, यहीं पर आपका एक सिद्धांत लागू होता है जिसको हम लोग टपकन का सिद्धांत बोलते हैं। याद है ना, या कह सकते हैं उसको एक नाम और बोलते हैं, एक सिंपल सी भाषा में बड़ा ही प्यारा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको एक टपकन का सिद्धांत बड़ा ही एक और प्यारा नाम है, इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से ये था कि जो 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भाई भारतीयों की शिक्षा के लिए, वो कैसे किए जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी और 1 लाख रुपए हर किसी को शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि जो समाज में जो थोड़ा सा उच्च तबका है, या कह सकते कुछ ही लोगों को शिक्षित किया जाएगा और उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो अपने निचले तबकों के लोगों को शिक्षित करें, फिर वो अपने और निचले तबकों को शिक्षित करें। यानी कि इस तरीके से शिक्षा जो है छन छन के नीचे पहुंच जाएगी संपूर्ण भारतीयों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ेंगे। 1828 से लेकर 1835 का समय रहता है। यहां तक हमने जितने भी पढ़े थे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, तो ये थे बंगाल के गवर्नर। ध्यान रखना, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बात कर रहे हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, सवाल आपसे बन सकता है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम, एक सेकेंड, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, यही रहेगा। ठीक है, आंसर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही रहेगा। चलिए मैं लिख देता हूं यहीं पर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही है और भारत का गवर्नर जनरल भी यही है, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके शासनकाल में, इसके कार्यकाल में होता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। बंगाल सती विनियम अधिनियम, यानी सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था इन्हीं के शासनकाल में 1829 में। यानी कि बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है 1829 में, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। बहुत ज्यादा ध्यान रखना, किसके प्रयासों से भाई? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था देखो हमने पढ़ा, बताया आपको। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि किसान जो है डायरेक्ट सरकार को टैक्स देता था। महलवाड़ी व्यवस्था में ये होता था, महल का मतलब है यहाँ पर गांव,
समूचे गांव के जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन हो रहा है कृषि में, उसको एक औसत लगा लिया जाता था कि हाँ भाई पूरे गांव में इतना जो है औसतन उत्पादन हुआ है, और उसी के हिसाब से फिर टैक्स दे दिया जाता था, एक मुफ्त, एक कह सकते हैं उसको। चार्टर एक्ट 1833 वाला लाया जाता है, और इस चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है धर्म प्रचार के लिए, यानी ईसाइयत का प्रचार करने के लिए यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है 1833 के एक्ट के माध्यम से कि आप जाइए भारत में भारतीयों को ईसाई धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए, उनको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ये था इसका मेन उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भी 1831 में कोल विद्रोह होता है। आपने देखा होगा कोल जो एक जनजाति है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, यहां पर बात करेंगे हम मैकॉले के बारे में। ठीक है, 1835 में लाया जाता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखना। मैकॉले ये बहुत ही कह सकते हैं मेरे हिसाब से बहुत घटिया इंसान था। इसी के द्वारा ये बोला गया था कि समस्त भारत का साहित्य जो है यूरोप की एक पुस्तकालय की एक अलमारी के एक तख्ते के समान है, यानी कि पूरे समस्त भारत के साहित्य को उसने यूरोप के एक कह सकते हैं लकड़ी के कह सकते हैं अलमारी के समान बता दिया था। तो इतना मतलब कह सकते हैं छोटी सोच का इंसान था। अपने आप को कह सकते हैं क्रिश्चियन होने पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, और हिंदुओं को या कह सकते हैं भारतीयों को जो है हीन दृष्टि से ये देखता था। और इसी के कहने पर जो है जो 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट के माध्यम से खर्च किए जाने थे, उसका जो मीडियम चुना था इसने भारतीय किसी भी भाषा को नहीं चुना, और इसने चुना था अंग्रेजी को। अंग्रेजी भाषा को इसने चुना कि भारत अंग्रेजी में ही जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो पैसा अंग्रेजी के विकास पर ही खर्च किया जाना चाहिए। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, एक ध्यान रखना। ठगी प्रथा का उन्मूलन होता है यहाँ पर, यानी सप्रेशन ऑफ ठगीज जो होती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा ये यहाँ से। ठगी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है 1829 से 35 तक, और मैसूर का विलय कर दिया जाता है 1831 में। किस में भैया? ब्रिटिश भारत में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्ल ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी ये वाली। 1838 में अंग्रेज शाह सुजा और इनके बीच एक त्रिपक्षीय संधि होती है। महाराजा रणजीत सिंह भी थे। कौन कौन थे भैया? अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ शाह सुजा थे, और ये थे आपके रणजीत सिंह। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1840 से 42 तक। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, याद रखना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन जाती है, 1840 में होती है। पहला बंगाल दैनिक समाचार पत्र जिसको संवाद प्रभाकर बोला गया है 1839 में ही प्रकाशित होता है। तत्वबोधिनी सभा का गठन भी होता है 1839 में। इंपॉर्टेंट रहेगा या याद रखना इस चीज को। तत्वबोधिनी सभा जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, वो कब हुआ था? 1839 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एलन ब्रो के बारे में देख लीजिए। 1882 से 42 से लेकर 1844, यानी 2 वर्ष इसका शासनकाल रहता है। ये 2 वर्ष के शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी यह देख लीजिए। सबसे पहली चीज याद रखेंगे आप लोग, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है 1843 में होती है। 1843 में ही ब्रिटिशर्स के द्वारा सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया जाता है। और भारतीय दासता अधिनियम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में लाया जाता है, और जो दास प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाता है। अब मैं आपसे फिर से एक सवाल और पूछता हूं, और सवाल यह है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में आपको कह सकते हैं दास प्रथा, या कह सकते हैं, चलिए आप बताइए, दास प्रथा का उन्मूलन की बात की गई है? जरा कमेंट सेक्शन में सभी से उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे। बहुत ज्यादा इजी है, और एक फंडामेंटल राइट है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और फंडामेंटल राइट कहां से कहां सकता है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 में मिल जाएंगे आपको। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए भैया मेरे सवाल का जवाब क्या है, कि आपको इतना बताना है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दास प्रथा के अंत की बात की गई है। एक सवाल यह है, एक और मैं आपको देता हूं, छुआछूत के अंत किस आर्टिकल में किया गया है, ये भी बता दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हेनरी हॉर्डिंग के बारे में। देखो भैया, लॉर्ड हॉर्डिंग कहते हैं या हेनरी हॉर्डिंग कह दीजिए। इनके बारे में बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में। ब्रिटिशर्स द्वारा सिख पराजित कर दिए जाते हैं, यानी ब्रिटिशर्स की विजय हो जाती है। लाहौर संधि होती है 1846 में। बहरावल की संधि होती है 1846 में। यहां पर याद रखेंगे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IIT रुड़की जो है आपकी स्थापना होती है यहां पर, ध्यान रखेंगे 1847 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर विवादास्पद कैरेक्टर है डलहौजी के बारे में। अर्ल ऑफ डलहौजी, पूरा नाम यही है इसका, द अर्ल ऑफ डलहौजी। यहां पर बात करेंगे, इसका जो कार्यकाल रहता है 48 से लेकर 56 तक रहता है। हाँ लिखा है, ठीक है। चलिए
1848 में इसने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था। अब ये व्यपगत का सिद्धांत क्या था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसके माध्यम से ये था कि ब्रिटिश जो भारत था उसका एक्सपेंड करना था, यानी कि जो भारतीय राजे रजवाड़े थे उनको किसी ना किसी बहाने से किसी भी तरीके से ब्रिटिश भारत में मिलाया जाए ताकि हम लोग एक्सपेंड कर पाए, यानी ब्रिटिश जो है भारत जो है एक्सपेंड कर पाए। और एक्सपेंड करेगा तो फिर टैक्स कलेक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें जो है उनको धन की मतलब लालच के चक्कर में ये लोग इन्होंने किया। और किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में ही ये हुआ था। ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेट कौन सा था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, है ना। ये वही डलहौजी है जिसने अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। सतारा था आई थिंक पहला स्टेट जिसको उसने मिलाया था। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। चार्टर एक्ट 1853 का इसी के शासनकाल में लाया जाता है। बैथून कॉलेज की स्थापना 1849 में हुई थी। यह सवाल आई थिंक मेरे ख्याल से ईपीएफओ के एग्जाम में पूछ लिया गया है। यूपीएससी का एक ईपीएफओ का एग्जाम होता है शायद, उसमें पूछा था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये पूछ लिया गया है आपके लिए। चार्ल्स डिस्पैच, ध्यान रखना ये एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया, एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें वुमेन एजुकेशन की भी बात की गई है। वो एजुकेशन को किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके से जो पार्ट्स बनाए जाए इसमें, जैसे इंटर लेवल तक फिर ग्रेजुएशन लेवल उनको अलग अलग कर जाए, इस तरीके की बातें इसमें की गई चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो ध्यान रखना एजुकेशन से रिलेटेड है ये। उसके बाद आप देखोगे ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया था। भारत की ओवरऑल राजधानी जो थी वो क्या थी, न्यू दिल्ली थी। पहले कोलकाता थी और 1911 में इसको चेंज कर दिया गया, लेकिन फिर दिल्ली रही। और दिल्ली के आप देखोगे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको, शिमला को बनाया गया, यानी गर्मियों की राजधानी अलग और ठंड की राजधानी अलग अलग बनाया। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कह सकते हैं सुविधाएं ज्यादा चाहिए थी इनको। चलिए दूसरा एंग्लो वर्मी वॉर युद्ध होता है आपका 1852 में। बंबई और ठाणे के बीच एक पहली ट्रेन चली थी जिसका आप देख लीजिए 1853 में। यानी कि ये सवाल तो बहुत बार और बहुत वेल नोन फैक्ट है ये कि 1853 में डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करके पहली भारत की ट्रेन चली थी। ठीक है, 21 तोपों की सलामी के साथ चली थी, ये भी याद रखना। चलो डाकघर अधिनियम 1854 में लाया जाता है डलहौजी के शासनकाल में। लोक निर्माण विभाग जिसको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी का। और इसकी स्थापना होती है डलहौजी के शासनकाल में 1854 में होती है। एंग्लो सिख वॉर होता है सेकंड, ये होता है 1848 से 49। और संथाल विद्रोह होता है, ये वही संथाल विद्रोह है, ये संथाल जनजाति के द्वारा किया गया था, खासकर ओडिशा झारखंड और वो वाला एरिया जो है, ठीक है, वहीं रहती है आपकी संथाल जनजाति। और इसी संथाल जनजाति से आती है हमारी प्रेजेंट में कौन है भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अब आप मुझे फिर से एक कमेंट सेक्शन में एक और सवाल बताइए, द्रौपदी मुर्मू जो है पद क्रम के हिसाब से या व्यक्ति क्रम के हिसाब से कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। देखो भैया, कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर अवध को इसने विलय किया था 1856 में। यह सवाल तो बहुत ज्यादा पूछ लिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या, ध्यान रखना, फीमेल इन्फेंटिसाइड बैंड किया गया था, यानी कन्या भ्रूण हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया था डलहौजी के शासन काल में ही। अब आप देख लीजिए डलहौजी कितना जो है विवादास्पद है बंदा। एक तरफ तो ऐसे काम कर रहा है, कन्या भ्रूण हत्या है ना, और डाकघर खोल रहा है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना कर रहा है, यानी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है राज्यों को हड़पने का भी काम कर रहा है। इस तरह का ये कह सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला था विवादास्पद बंदा है ये, यानी कुछ अच्छे काम भी किए हैं इसने और कुछ बहुत सारे गलत भी किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग विंसेंट कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैनिंग देखो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट कैरेक्टर है। इसके बाद फिर आप देखोगे 1857 का विद्रोह होता है, फिर आते हैं आपके वायसरॉयज, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैनिंग के बारे में आप देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है यहाँ पर। ठीक है, कैनिंग ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन ये वही है, अपने हित के लिए करेंगे तो ज्यादा ठीक है, वही काम किया, भारतीयों के हित के लिए इन्होंने ज्यादा कुछ खास किया नहीं। हालांकि ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किया, ये अच्छा किया, भारतीयों के पक्ष में ही था। 1857 का भारतीय विद्रोह होता है, जो बहुत ज्यादा वेल नोन फैक्ट है। अब तक इतना भयंकर विद्रोह हुआ था कि अंग्रेजों को एक समय पर लगा कि अब जो है भारत छोड़ना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में ही की गई थी कि इस तरीके से, यानी कि आप देखोगे लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही इन्होंने यहाँ पर तीनों प्रेसिडेंसी कौन सी थी, कलकत्ता, बंबई और आपका ये आपका कौन सा रहा, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी। यहां पर एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाती है, किसके द्वारा में, कैनिंग के कार्यकाल में ही। ठीक है, 1857 में। तो ये रहे आपके आज के भारत के गवर्नर जनरल, जिसके अंतर्गत हमने देखा न केवल बंगाल के गवर्नर बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को भी हमने देख लिया। ठीक है, ये था आपका वीडियो का सेकेंड
सॉरी फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपके वॉइस राइज के बारे में। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लीजिए, और जो मैंने सवाल पूछे हैं आपसे उनका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।